सुप्रभात बच्चों। मैं तृप्ति चंदा केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 GCF की शिक्षिका आज आपके सामने केंद्रीय विद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ। यह चित्र किसका है आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। बताइए, यह चित्र किसका है? क्या यह चित्र पहाड़ का है या मैदान का है? नहीं, यह चित्र है रेगिस्तान का। किसका चित्र है ये? रेगिस्तान का। अच्छा बच्चों, ये बताओ, रेगिस्तान में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख जानवर कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। रेगिस्तान में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख जानवर है ऊंट। तो आप सभी ने ऊंट देखा है? नहीं, किसी ने देखा है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 की पाठ 1 कविता पर आधारित। इस पाठ का शीर्षक है ऊंट चला। सबसे पहले हम कविता पाठ करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट? बता सकेगा कौन भला? ऊंट चला भाई ऊंट चला। बच्चों, अब इसी कविता पाठ को आप सुनेंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इतना ऊंचा ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। नहीं फंसेगा बालू में, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला।
करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला, बता सकेगा कौन भला। ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला, ऊँट चला भई ऊँट चला। तो बच्चों, आपने आनंद लिया। अब आप इस कविता का सारांश अच्छे से सुन लीजिए पहले, फिर आपको उस ऊँट को क्यों रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है सब समझ में आ जाएगा। इस कविता में ऊँट चला जो कविता है वह श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित है। प्रयाग शुक्ल इस कविता के कवि का नाम है। इस कविता में कवि ने एक ऊँट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है, अर्थात जो भी ऊँट काम करता है वो सारे काम का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ऊंचा ऊँट हिलता डुलता चला जा रहा है, ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाए ऊँट चल रहा है। ऊँट की जो पीठ होती है वो बहुत ऊंची होती है, आपने देखा कि मैंने चित्र में दिखाया। पीठ उठाए ऊँट चल रहा है। ऊँट बोझ लेकर बालों में भी चल सकता है, तथा हम उसके पीठ में उसके जितने भी बोझ रख देते हैं वह बालों में फिर भी चल सकता है। कवि कहता है कि जब ऊँट थक कर बैठेगा तो वह किस करवट बैठेगा किसी को नहीं मालूम। तो जब भी ऊँट बैठता है तो किसी को ये नहीं पता रहता कि वह किस करवट में बैठेगा। इस कविता में ऊँट के बारे में बहुत ही रोचक और लयबद्ध तरीके से बताया गया है। जैसे ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है, बोझा ढोने के काम आता है, ऊँट चलते समय हिलता डुलता है, और बहुत अच्छी चीज कि ऊँट के जो पीठ जो होती है जो ऊपर जो उभरी हुई उसे क्या कहते हैं आपको पता है? उसे हम कहते हैं ऊबड़। ऊँट के बारे में प्रचलित मुहावरा भी कहा गया है, किस करवट बैठेगा ऊँट। तथा हमें नहीं पता कि ऊँट किस करवट बैठने वाला है। अब हम इस कविता के कठिन शब्दों को दोहराएंगे। तो बच्चों, आप तैयार हो जाइए। पहले मेरे साथ मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे, फिर आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। सबसे पहला कठिन शब्द है ऊँट, दूसरा बोझ, ब में ओ की मात्रा झ, बोझ। तीसरा कठिन शब्द है हिलता डुलता, हिलता डुलता। चौथा ऊंचा। पांचवा शब्द है गर्दन। छठवां शब्द पीठ। सातवां शब्द फंसेगा, फंसेगा। आठवां शब्द करवट, करवट, करवट। नौवां शब्द बालू। अब हम इस कविता के कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द है गर्दन। आप सभी जानते हैं गर्दन का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल सही, गला। दूसरा शब्द है बालू। बालू का अर्थ होता है रेत। अच्छा, बोझ। बोझ का मतलब क्या होता है? कुछ भी जब हम उसमें वजन रखते हैं, कोई भी भारी चीज रखते हैं तो वो क्या कहलाता है? भार वजन कहलाता है। तो बोझ या वजन। ढोने। ढोना मतलब हम जब कोई भी चीज को भार उठाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ढोने। तभी कविता में प्रयोग किया गया है बोझ ढोने दो। अब आप इसको मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलेंगे। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची। देखो, लड़खड़ा गए ना जीभ। कैसी लड़खड़ाई? कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो और अपनी कॉपी में नाम देकर आप लिख सकते हैं। मैंने भी एक नाम दिया है। इस कविता का नाम हम
ऊंचा ऊंट भी रख सकते हैं, ऊंचा ऊंट होना चाहिए। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दिए गए 2 चित्र हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। आप सभी को 2 चित्र दिख रहे हैं। एक चित्र के कहाँ का है? अभी आप सभी बच्चों को पता है ऊंट कहाँ मिलता है। ये यहाँ या यहाँ? जी नहीं बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में मिलता है, तो ये है सही जगह। ऊंट के शरीर के भागों का नाम आपको ऊंट का चित्र बनाना है और ऊंट के शरीर के भागों का नाम लिखना है। ऊंट की पीठ को क्या कहा जाता है? कुबड़। ऊंट की पीठ को कहा जाता है कुबड़। ये है ऊंट की पीठ, कुबड़। ये ऊंट की आंख है और ये ऊंट का मुंह। और गर्दन कहाँ है? ये गर्दन है ऊंट का, ये गर्दन। और ये हिस्सा है ऊंट का पेट। और यह छोटी सी ऊंट की पूंछ। तो यह हुआ ऊंट के शरीर के भागों का नाम। आप भी अपनी कॉपी में ऊंट का चित्र बनाएंगे और ऊंट के शरीर के भागों के नाम लिखेंगे। अब ये बताइए, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? बालू या रेत इस समुद्र किनारे या रेगिस्तान में प्राप्त होते हैं। हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना या हाथी जितना? बिजली के खंबे जितना या किसके जितना? सोचो और जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल सही, ऊंट कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है। दूसरा प्रश्न, हाथी कितना मोटा? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊंट जितना या पहाड़ जितना या किसके जितना? ये भी आपको पता है। बिल्कुल सही, हाथी माँ के संदूक जितना मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी या इलायची के दाने जितनी? किसके जितनी? सही उत्तर, चींटी चीनी के दाने जितनी छोटी होती है। चीनी की दाने देखा है आपने कितनी छोटी छोटी होती है? चींटी भी उतनी ही छोटी होती है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। जैसे अब आपको मैंने कुछ यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको सिर्फ उस पे गोला लगाना है जो ऊंट से ऊंचा है। बछिया, ये तो ऊंट से छोटा है, यह नहीं होगा। बिजली का खंभा, बिल्कुल सही। आम का पेड़ भी होगा। तुम्हारी कक्षा की छत ऊंट से छोटा होगा। जरूरी नहीं है कि कक्षा की छत ऊंट से भी ज्यादा लंबा हो। हाथी भी ऊंचा होता है। तो यह ऊंट से ऊंची चीजों पर गोला लगा दिया। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? एक छोटा सा बच्चा, एक बछिया, एक भेड़, बकरी, कुत्ता और सभी छोटी चीजें किसके नीचे से निकल सकती हैं? ऊंट के नीचे से। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? ऊंट क्योंकि बहुत ऊंचा होता है, अतः हम ऊंट पे सीधे साधारणतः नहीं चढ़ सकते। इसलिए ऊंट पर चढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है सीढ़ी, बड़े डिब्बे आदि। ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला।
बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? आपको ऊंट के बारे में तो पता चल गया कि ऊंट अपने पीठ उठाए चल रहा है। अब हाथी क्या उठा के चलेगा? टीचर जी क्या उठा के चलती है? पिताजी क्या उठा के चलते हैं? और शेर? बिल्कुल सही, दादाजी। अब हम सबका पढ़ते हैं। हाथी अपने साथ लकड़ी का सामान, एक जगह से लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, वो अपने सूंड में फंसाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, सवारी ले जा सकता है और सामान भी ले जा सकता है। टीचर जी क्या क्या ले जा सकती है? पेन, आपको पिटाई लगाने के लिए, किताब, पिटाई तो टीचर जी लगाती नहीं है, किताब बिल्कुल, और कॉपी भी ले जाती हैं आपकी। पिताजी क्या ले जाते हैं? बैग, आपको, मुझे, आप क्या लिखेंगे? मुझे, और सामान भी। शेर, शिकार, जो भी शेर को खाना होता है वह शिकार, और अपने छोटे से बच्चे को शावक कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक को भी ले जाती है। दादाजी क्या ले जाते हैं? छड़ी, पोते पोती को और सामान। नीचे दिए गए कुछ शब्द, इन्हें बोलकर देखना है आपको। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खाने में लिखना भी है। जैसे मैंने आपको एक करके दे दिया है। ऊंट, ऊंट, ऊंट के नीचे क्या आ गया आपका? मैंने जूट दे दिया। सूट भी ऊंट के नीचे आ जाएगा। और कौन सा शब्द है ऊंट जैसा? और कोई नहीं। बालू, बालूस, आलू, चालू, ये सब आ गया। फंस, हंस, घस, चला, गला और भला। 2 शब्द बच गए। कब, जब, कब, तब। अब चलिए देखते हैं हमने सही किया है कि नहीं। बिल्कुल सही किया है। ऊंट, जूट, सूट, आलू, बालू, चालू, फंस, धंस, हंस, चला, भला, गला, जब, कब, तब। इन शब्दों के अलावा भी कई ऐसे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, उन्हें हम एक तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे आग, साग, राग, दाम, राम, आम, नग, जग, लग। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचना है, आपको लिखना भी है। आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द ढूंढकर लिखेंगे। मैंने आपको ब से शब्द ढूंढकर लिख दिया है, पर आप खुद भी करेंगे। बालू, बोझ, बैठेगा और बात। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? इस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे मेरा नाम रीना है। रीना जो है उसका पहला शब्द क्या है? र। तो आपको र से नाम लिखना है। राम, रंग, रोशनी, राजा, बहुत से नाम आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। आपका नाम जो है, आप अपने नाम के जो पहला शब्द है उससे आप और 4 शब्द लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम पलक है तो प से शुरू हुआ शब्द, तो पतंग, पापा, पेन, बहुत से ऐसे ही शब्द आप लिख सकते हैं। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों? जानवरों से बोझा ढोने का काम करवाना हमें ठीक नहीं लगता। हमें भी लगता है कि उनको तकलीफ हो रही होगी।
मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि उसके कारण जानवरों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमें चाहिए कि जानवरों से इस प्रकार के काम ना करवाएं कि उन्हें भी हमारी तरह जीने का अधिकार दिए जाए। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाता है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, गाय, बैल, गधा, खच्चर, घोड़ा, भैंसा इत्यादि हमारे यहाँ पे बोझ उठाने का काम करते हैं। अब आप इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। चलो बोलो मेरे साथ। अक्की पक्की करे तरक्की। बोलो बोलो, आगे क्या बन सकता है? अक्की पक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पढ़क्की। आप अपने मन से कुछ और भी कविता को, कुछ और तरह से भी कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप खालिस्तान भरेंगे। ऊंट हिलते डुलते चलता है, ऊंट ऊंचा होता है, ऊंट पीठ उठाकर चलता है, ऊंट थककर करवट से बैठता है, पर हमें नहीं पता होता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है? बिना देखे बताओ। अगर आपने ध्यान से सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आप अच्छे ध्यान से एक बार कविता को सुनिएगा और फिर देखिएगा कविता में कितनी बार आया है। मैं आपको उत्तर बता दे रही हूँ कितनी बार आया है। 13 बार, 13 टाइम्स। ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं? यह चित्र आपके पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 से ली गई है। अतः आप, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में भी देख सकते हैं और ध्यान से देखकर आपको बताना है कि इस चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं और आप अपनी पाठ्यपुस्तक में लिख देंगे। यह आपका गृह कार्य है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। यह आपका ऊंट चला पाठ समाप्त हुआ। अब आप इस कविता को अच्छे से याद करेंगे और उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ सभी लिखकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।